इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है, आज की जो आपकी न्यूज़ है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंडिया ने जो है डिजिटल रुपी को लॉन्च करने की बात कर दी है, ठीक है। वो लॉन्च करवाई जाएगी RBI के द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो इसका हम जिसको डिजिटल रुपी कह रहे हैं उसका एक ऑफिशियल नेम है, ठीक है। जो इसमें करंट अफेयर आपको बनेंगे। अब क्योंकि ये वाली जो न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है ना रिसेंटली बहुत कम आ रही है, और आपके सिलेबस में मेंशन किया होता है इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत कम न्यूज़ आती है तो जितनी आती है उनको थोड़ा ध्यान से कवर करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डिजिटल रुपी के बारे में। इसको लॉन्च किया जाएगा RBI के द्वारा। अब जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो डिजिटल रुपी जो है जिसको लॉन्च किया जा रहा है तो उसको रेगुलेट किसके द्वारा करवाया जाएगा, या उसको लॉन्च जो है वो कौन कर रहा है, ठीक है। तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है जिसका नाम है RBI, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि CBDC रिसेंटली न्यूज में था, तो CBDC का मतलब क्या होता है, या CBDC किससे वो करता है, रिलेट करता है, ठीक है। तो CBDC रिलेट करता है आपका डिजिटल रुपी से। असल में जो डिजिटल रुपी का जो ऑफिशियल नेम है जो इंडिया ने रखा है वो उसका नाम है CBDC। CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि CBDC किससे रिलेटेड है, या CBDC की फुल फॉर्म क्या है। CBDC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। जो आपका सेंट्रल बैंक है उसकी डिजिटल करेंसी को CBDC कहा जाएगा या डिजिटल रुपी कहा जाएगा, ठीक है। या CBDC किससे रिलेट करता है, वो डिजिटल रुपी से रिलेट करता है। बाकी आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या आते हैं आपको, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आएंगे, पूछ लिया जाएगा कि CBDC किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देना। नेक्स्ट आते हैं कि CBDC की सबसे पहले बात जो है वो कब की गई थी, ठीक है। तो इस बार जो हमारा जो बजट जो लॉन्च किया गया, या सॉरी बजट जो है अनाउंस किया गया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी द्वारा, तो उन्होंने 1 Feb 2022 एंड 23 का जो बजट था वो 1 Feb को जो है पेश किया था। तो उसमें उन्होंने बात की थी कि हम जो है डिजिटल करेंसी को जो है वो लेके आ रहे हैं। डिजिटल करेंसी को लेके आने का रीजन ये था कि इंडिया में जो है, क्योंकि सरकार ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है आपकी जो ये डिजिटल करेंसी है, या जिसको क्रिप्टो करेंसी कह देते हैं, या फिर जिसमें आपके ये आ जाते हैं बिटकॉइंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे उन सब में दिक्कत ये है कि उसमें ना सिर्फ ये रहते हैं आपके, सिर्फ दो लोगों को इसके बारे में पता होता है कि जो पैसे भेज रहा है और जो पैसे ले रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी इसको रेगुलेट करने वाली कोई एजेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब पैसा जो है रेगुलेट नहीं हो रहा है तो सरकार को ये नहीं पता है कि जो पैसा आ रहा है या जो पैसा जा रहा है वो किस काम के लिए आ रहा है और किस काम के लिए जा रहा है, ठीक है। जैसे बहुत सा पैसा होता है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग उस चीज को कहा जाता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो उसके बारे में सरकार को जो है पता नहीं चल पाता। तो इसी वजह से सरकार जो है अपनी डिजिटल करेंसी एक लेके आ रही है, ताकि जो लोग हैं वो डिजिटल करेंसी में डील कर सके, लेकिन सरकार को उस बारे में पता हो, ठीक है। तो इसमें सरकार क्या करेगी, जो गवर्नमेंट जो है अपना ये जो डिजिटल करेंसी लेके आएगी उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो जो ये जो डिजिटल करेंसी होगी इसको फेज मैनर में लॉन्च किया जाएगा। फेज मैनर में लॉन्च करने का मतलब ये है कि जब इसकी बात की गई थी 1 Feb को कि डिजिटल करेंसी इस तरीके से हम डिजिटल करेंसी जो है लेके आ रहे हैं, उस टाइम पे ये बात कही गई थी कि ये जो करेंसी होगी रिटेल यूजर्स के लिए होगी। रिटेल यूजर्स का मतलब होता है कि हर एक आम आदमी ये जो है डिजिटल करेंसी को जो है असेस कर पाएगा। लेकिन बाद में सरकार ने बोला कि हम इसे फेज मैनर में लॉन्च करेंगे, और फेज मैनर का मतलब ये होगा कि पहले एक फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा, फिर नेक्स्ट देन फेज, एंड देन कंप्लीटली ऑल ओवर द इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, या ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी आपके जो नागरिक हैं वो इसको असेस कर पाएंगे। लेकिन बाद में सरकार ने अपना मूड चेंज कर दिया। सरकार ने बोला कि इसको सबसे पहले जो होलसेल बिजनेसेस में जो लोग डील करते हैं, उसके सेल्स और परचेज में डील करते हैं, सबसे पहले उनको जो है ये जो डिजिटल करेंसी की जो है या CBDC जो है वो इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जो अपना बिजनेस होगा वो डिजिटल करेंसी में जो है उसको रन कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग होलसेल बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट, अब डिजिटल करेंसी के आने से होगा क्या, तो वो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी वाली स्टोरी बताई थी कि पैसे का जो है पता नहीं चलता। जब डिजिटल करेंसी आएगी
उसमें सरकार क्या करेगी कि सरकार जो है बीच में एज ए इंटरमीडिएरी काम करेगी, ठीक है। सरकार क्या करेगी, एक जो है अपना जो एजेंसी होगी उसको स्पेशली काम दे देगी कि वो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको रेगुलेट करे या उस पर ध्यान रखे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से जा रही है और कहाँ को जा रही है, ठीक है। मतलब कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसका जो यूज है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो एक इस वजह से क्या होगा कि एक तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी डिजिटल करेंसी की, ठीक है। दूसरा ये ज्यादा ट्रस्टेड होगी। तीसरा ये इसको रेगुलेट किया जा सकेगा, ठीक है। अब जैसे ये जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं जैसे बिटकॉइंस वगैरह हो गया, इनके ऊपर कोई भी रेगुलेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। वैसे सरकार ने इंडिया में जो है इनको वो कर दिया है कि जो इंडियन जो है क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं या खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने जो है 30% टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये है, ये भी इसी बजट में बात हुई थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो 30% टैक्स लगेगा, इसकी बात भी इसी बजट में हुई थी, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी से डील करता है, तो आपसे जो है क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है कि सरकार ने जो है कितना परसेंट जो है टैक्स लगाया हुआ है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है। तो वो टैक्स है 30%। 30% टैक्स जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सरकार ने लगाया हुआ है। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे, सीबीडीसी क्या चीज है। सीबीडीसी बेसिकली लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है जैसे जो आपका नोट होता है ना, 1 रुपए का हो गया या 10 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया या 2000 का हो गया, ठीक है। तो वो ना एक तरीके का लीगल टेंडर होता है, ठीक है। और उसको फिएट करेंसी भी कहा जाता है। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जिस करेंसी को कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिएट करेंसी या लीगल टेंडर, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो सीबीडीसी क्या है, एक तरीके का लीगल टेंडर है या उसको फिएट करेंसी भी कहा जाता है और इसको लॉन्च करेगा आरबीआई, ठीक है। और लेकिन जो सीबीडीसी होगी उसमें और जो नॉर्मल करेंसी होगी उसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो नॉर्मल करेंसी होती है वो फिजिकल फॉर्म में होती है और जो ये होगी ये डिजिटल फॉर्म में होगी, ठीक है। अब इसका ना एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आरबीआई जो है उसने जो 1 लाख रुपया जो है वो उसमें करना है आपका मार्केट में इन्फ्यूज करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अगर नॉर्मली उसको करना होता तो वो क्या करती, 1 लाख रुपए जो है वो छाप देती, ठीक है, और उसको धीरे धीरे मार्केट में इन्फ्यूज कर देती। लेकिन अब डिजिटल करेंसी के आने की वजह से क्या हो सकता है कि आरबीआई क्या कर सकती है, अब उसको 1 लाख रुपए जो है मार्केट में इन्फ्यूज करना है तो वो क्या करेगी, 80,000 जो होगा ना उसको वो है उसको तो वो प्रिंट कर लेगी, ठीक है, प्रिंट करके मार्केट में इन्फ्यूज कर देगी और जो 20,000 होगा उसको डिजिटल फॉर्म में प्रिंट करेगी, ठीक है। अब जो नॉर्मल करेंसी होती है ना उसका जो एक एक नोट होता है, आपने देखा होगा हर नोट के ऊपर एक अलग नंबर होता है, ठीक है। उस सारे नंबर का ना एक रजिस्टर बनाया जाता है और उसको एक जगह पे सेव किया जाता है कि इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक जो नोट्स थे ये आरबीआई ने अब प्रिंट किए थे, ठीक है, इस ड्यूरेशन को प्रिंट किए थे और वो सारा जो डेटा होता है वो आरबीआई अपने पास रखती है। अब जो डिजिटल करेंसी होगी ना उसके ऊपर भी नंबर्स इसी तरीके से लिखे हुए होंगे और जो उनका जो डेटा होगा वो भी सरकार अपने पास रखेगी, ठीक है। जैसे आपके नंबर लिखे होते हैं 201DF2906, ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी डिजिटल करेंसी होगी उस पर भी इसी तरीके से नंबर्स लिखे हुए होंगे और वो जो है इसको एक अपना जो रजिस्टर होगा उसमें सेव करके रखेगी कि ये वाली करेंसी इस नंबर के ऊपर प्रिंट हुई थी, ये करेंसी इतनी वाली करेंसी थी, मान लो 10 रुपए का नोट था, 100 रुपए का नोट था, तो ये लिखा जाएगा और उसके अलावा जो बाकी कुछ और इंफॉर्मेशन भी जो होगी वो भी इसमें आपकी सेव की जाएगी। अब इसको जो है ट्रांजैक्शन इसकी किसके द्वारा करवाई जाएंगी, तो इसकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी जो आपके डिजिटल वॉलेट्स होते हैं उसके द्वारा करवाई जाएंगी और जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से जो ट्रांजैक्शन होगी वो करवाई जाएंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें ना 2 यूजर्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मान लो यूजर ए है और यूजर है बी, ठीक है। तो इसने क्या किया, यूजर ए ने यूजर बी को कुछ पैसे ट्रांसफर करवाए, ठीक है। तो यूजर बी को पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन जाएगी कि यूजर जो ए है उसने मुझे जो है वो पैसे भेज दिए, इतनी अमाउंट में पैसे भेज दिए, ठीक है। वो पैसे कहां से आए हैं, ए ने कहां से बैठ के भेजे हैं, ठीक है, कौन से बैंक के थ्रू आए हैं, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बी के पास नहीं होती, ठीक है। तो ये सारा काम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। और जो क्रिप्टो करेंसी थी उसका फेमस होने का रीजन भी यही था कि किसी के पास कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी, बस इतना पता चलता था कि हाँ इतने पैसे आपके पास पहुंच चुके हैं और इतने पैसे आपके ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत ये थी कि इसके जो पैसे जो आते थे सरकार को कुछ नहीं पता चलता था कि कौन सा पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है, और कहां को पैसा जा रहा है, ठीक है। वो पैसा जो था मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो जाता था या फिर आपका
जो टेरर फाइनेंसिंग में जो वो पैसा है वो वहां पे यूज हो जाता। तो इस वजह से क्या था, सरकार ने इस चीज को रेगुलेट करना था, तो सरकार ने क्या किया कि अपनी एक डिजिटल करेंसी ले आई। ठीक है, अब सरकार क्या करेगी, इसको बैठ के रेगुलेट कर सकती है, अपनी एजेंसी यहाँ पे लगा देगी। उस एजेंसी के पास दोनों का डेटा होगा कि कितने अमाउंट में जो पैसा है ट्रांसफर किया जा रहा है, कौन से बैंक से ट्रांसफर किया जा रहा है, और बाद में इसके ऊपर जो है मान लो जरूरत से ज्यादा पैसा भेज रहा है और किस इंसान को पैसा भेज रहा है, वो भी सरकार के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि इसको जो है रेगुलेट किस तरीके से किया जाएगा। अब जो हमारा जो नॉर्मल करेंसी जो थी उसको रेगुलेट किया जाता था आरबीआई एक्ट के द्वारा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बनता है कि जो आपकी नॉर्मल करेंसी है उसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो वो किया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। अब जो है नई करेंसी हम लेके आ रहे हैं डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम फाइनेंस एक्ट 2022 लेके आते हैं, उसकी मदद से हम आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, और आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल रुपी जो है इसको रेगुलेट करने के लिए ये कौन से एक्ट के द्वारा या किसके द्वारा इसको रेगुलेट करवाया जाता है, तो इसको रेगुलेट किया जाता है फाइनेंस एक्ट 2022 और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी, सॉरी आज का ये वाला जो टॉपिक था ये यहीं तक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि लैंसेट ने जो है एक स्टडी कंडक्ट करवाई है और उन्होंने बोला है कि एक नए तरीके का वायरस है जिसको टोमेटो फ्लू या टोमेटो वायरस भी टोमेटो फ्लू कहा जा रहा है या टोमेटो फीवर के नाम से भी उसको जाना जा रहा है। तो एक नई तरीके की डिजीज है जो कि इंडिया में जो है एंटर कर चुकी है। ठीक है, और जैसा कि बाकी डिजीज के बारे में हमने जो बच्चे जो हैं पुराने हमारे करंट अफेयर्स जो हैं शुरू से देखते आ रहे हैं तो उनको पता होगा कि जब भी डिजीज आती है इंडिया में एंटर करती है तो केरला वाली साइड से करती है। ठीक है, रीजन बीइंग कि केरला के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे रहते हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग देशों में जो है वो काम करने के लिए जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो जनरली कोई ना कोई उनके साथ डिजीज भी जो है वो इंडिया में आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक टोमेटो फ्लू जो है वो रिसेंटली न्यूज में, इसका जो पहला केस था वो केरला में पाया गया था मई 22 को फर्स्ट केस, और अभी तक जो है इसके 82 केसेस जो हैं वो फाइंड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको टोमेटो फीवर भी कहते हैं और टोमेटो फ्लू भी कहते हैं। जनरली ये बच्चों में होता है, 1 से 5 साल की जो एज होती है उन बच्चों में होता है, लेकिन क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज है उस वजह से बच्चों से जो है ये डिजीज बड़ों को भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके देखते हैं सबसे पहले, और ये डायरेक्टली बड़ों को भी हो सकती है अगर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किनका होता है, जिनको जो है हार्ट डिजीज हो, जिन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई हो, जिनको जो है एड्स हो या फिर जिनको डायबिटीज हो, ऐसे लोग जो होते हैं इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, तो उनको जो है बीमारियां जो है वो जल्दी जो है अटैक कर देती हैं और जो वायरसेस जो है वो जल्दी अटैक उनको कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है जिनका कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है उनको जो है टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू जो है वो होने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। टोमेटो फ्लू में होता क्या है कि जो रेड पेनफुल ब्लिस्टर्स जो है दाने दाने से जो होते हैं ना रेड कलर के, टोमेटो के कलर जैसे जो दाने दाने से जो है वो पूरी बॉडी पे हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या कहते हैं वहां पे बहुत सी इचिंग होती है। ठीक है, तो जब ये टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू आपको होता है तो उसके सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स क्या है, तो इसमें क्या होंगे, रैशेस हो जाएंगे, आपको स्किन इरिटेशन होगी, देन टायर्डनेस होगी, फटीग हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी और हाई फीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके सिम्टम्स है। तो जैसे ये सिम्टम्स जो आते हैं तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट, इसका जो डायग्नोसिस है वो किस तरीके से किया जाता है। अब क्योंकि बिल्कुल न्यू डिजीज है ना तो इसके लिए स्पेशली कोई टेस्ट नहीं है, और इसके ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई, ये जो डिजीज है ना जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जिका वायरस हो गया, देन आपका वर्सेला जोस्टर हो गया या हर्पीज हो गया, तो इनके साथ जो है इसके जो सिम्टम्स जो है वो इसके साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करवाया जाता है कि डायग्नोसिस करवाया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको ये सारे टेस्ट जो है वो लिख के देता है। ठीक है, सबसे पहले आपका डेंगू का टेस्ट करवाया जाता है, देन चिकनगुनिया का, देन जिका वायरस, वर्सिला जोस्टर, देन हर्पीज। अगर इन सब की जो है जो टेस्ट रिपोर्ट है आपको नेगेटिव आती है और उसके बाद भी ये जो आपका फीवर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फीवर एग्जिस्ट कर रहा है, रैशेस एग्जिस्ट करते हैं, ये स्पेशली ये जो ब्लिस्टर्स जो है ये आपकी बॉडी पे अभी भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है टोमेटो फीवर है या टोमेटो फ्लू है। ठीक है, तो इसके लिए फिलहाल जो है कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं है,
तो लेकिन ये जो डिजीज है ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपको डिजीज आती है तो आपको सिम्टम्स शो करेंगे, ठीक है। सिम्टम्स शो करेंगे तो आप दवाइयां वगैरह लोगे, रेस्ट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे सिम्टम्स जो है वो अपने आप ही चले जाएंगे और धीरे धीरे आप जो है ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो इस ऐसी जो डिजीज होती है उनको सेल्फ लिमिटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिजीज जो है सेल्फ लिमिटिंग है। और ये जो पेनफुल जो आपके ब्लिस्टर्स जो होंगे, ये जैसे मंकी पॉक्स होता है ना, तो उसी के जैसे जो है ये ब्लिस्टर्स आपको होते हैं। उसके अलावा ये डिजीज मैंने आपको बता दिया कि कंटेजियस है। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये जो डिजीज जनरली होती है 1 से 5 साल के लोगों को होती है, ठीक है। और क्योंकि ये कंटेजियस है तो जिसको भी ये डिजीज होती है ना उसको आइसोलेट करवाना होता है। अब ये जो 1 से 5 साल का जो बच्चा है उसको आइसोलेट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। उसको आइसोलेट किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अपनी जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है या अपनी मदर कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उस वजह से उस बच्चे को जो है आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये जो डिजीज है इतनी खतरनाक है और ज्यादा कंटेजियस है, ठीक है। तो इसका एकमात्र जो उपाय वो यही है कि इसको आइसोलेट करो, और ये सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है। एज सच इसमें कोई भी जो है ना तो इसका कोई टेस्ट है कि इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है टोमेटो फ्लू हुआ है या टोमेटो फीवर हुआ है, और ना ही इसके लिए कोई स्पेशली दवाई है, ना ही इसके लिए अभी कोई वैक्सीन बना है, ठीक है। तो ये सारे तो है आपका इसके बारे में, टोमेटो फ्लू के बारे में जो बोला है लैंसेट ने, ठीक है। लैंसेट ने अपनी स्टडी में पाया कि 82 केसेस जो है वो फाइंड किए गए हैं केरला में, कि 82 केसेस जो है वो केरला में आ चुके हैं, और ये जो है ये इसके सिम्टम्स हैं और ये इसके डायग्नोसिस करने की इसकी टेक्निक है कि ये सारे टेस्ट करवा लो, अगर नहीं आता तो आपको टोमेटो फ्लू है। लेकिन जो इंडियन जो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं या इंडियन डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये जो लैंसेट जो है टोमेटो फ्लू को जो है मिस इंटरप्रेट कर रहा है इसके साथ, HFMD के साथ, ठीक है। HFMD होता है आपका हैंड फुट एंड माउथ डिजीजेस, ठीक है। तो उसके साथ ये जो है इसके साथ जो है मिस इंटरप्रेट कर रहा है। उन्होंने बोला है कि ये जो HFMD जो है ये जरूरी नहीं है कि 1 से 5 साल तक के लोगों को ही हो, कभी कभी ये जो है अप टू 10 इयर्स ऑफ एज तक के बच्चों को ये जो है HFMD हो जाता है, ठीक है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। उन्होंने बोला कि ये कॉर्सेकी वायरस जो है इसकी वजह से ये जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज जो है उनकी वजह से कॉज होते हैं, ठीक है। तो ये जो कहना है, ये जो इंडियन रिसर्चर्स जो हैं या इंडियन मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है, और ये जो इस साइड मैंने आपको बताया इसके बारे में टोमेटो फीवर के बारे में, ये स्टडी है लैंसेट के द्वारा, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, केसेस बता दिया कि केरला में आए हैं, फिलहाल ये केरला में ही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कंटेजियस है कि नहीं है, ठीक है। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले टोमेटो फ्लू कहाँ पे आया, केरला से आया, ठीक है, वहीं पे इसके केसेस हैं। सेकंड, कंटेजियस है कि नहीं है, कंटेजियस है, मतलब एक कंटेजियस होने का मतलब ये होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है कि नहीं फैल सकता, ठीक है। तो कंटेजियस है तो फैल सकता है, अगर नॉन कंटेजियस है तो नहीं फैल सकता। नेक्स्ट, कितनी से कितनी एज तक के लोगों को होता है, 1 से 5 साल तक के बच्चों को होता है। उसके अलावा क्या अडल्ट को होता है कि नहीं होता, अडल्ट को होता है, किनको, जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या है, रैशेस है, स्किन इरिटेशन है, देन आपका टायर्डनेस, फटीग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, हाई फीवर हो गया, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स है। उसके अलावा क्या इसको डायग्नोस किया जा सकता है, इसका स्पेशली कोई भी तरीका नहीं है जिससे इसको डायग्नोस किया जा सके। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से जो है इसको डायग्नोस किया जाता है, मतलब सभी जो इसके साथ मिलती जो डिजीज है उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, और उसके बाद जो है अगर वो नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको टोमेटो वायरस है या फीवर है या टोमेटो फ्लू है, ठीक है। वायरस मेरी मुंह से इसी वजह से निकल रहा है क्योंकि जितने भी फ्लू वगैरह जो होते हैं ये वायरस की वजह से ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन टोमेटो वायरस नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। टोमेटो फीवर किसी और वजह से हो रहा है, टोमेटो वायरस की वजह से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, डायग्नोस करने का कोई तरीका है, डायग्नोस करने का अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। अगर क्वेश्चन की वर्डिंग ये है कि इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिए तो इनमें से कौन से तरीके से जो है आपका ये इसको जो है टोमेटो फीवर को जो है डायग्नोस किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाले तरीके अगर दिए होंगे, ठीक है, तो या इनके वो दिए होंगे जो इनके टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो दिए होंगे। तो अगर उनमें से कोई भी टेस्ट जो है चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी अभी वो नहीं है, डायग्नोसिस का तरीका नहीं है, ठीक है। तो अगर तरीका नहीं है तो उसका कोई नाम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। उसके अलावा ये जो इंडियंस ये हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है कि जो हैंड माउथ एंड फुट डिजीज जो है ये कौन से वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो कॉर्सेकी वायरस है,
तो उसकी वजह से ये कॉज होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो न्यूज़ थी ये यहीं तक थी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिसेंटली न्यूज़ करंट अफेयर्स में ये आ रहा है कि इंडिया ने जो है यूके को जो है ओवरकम कर लिया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और अब जो है इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है। तो आज की न्यूज़ उसी के बारे में। आज की न्यूज़ जो है वो थोड़ा सा उसमें स्टैटिक पार्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, और जो मेरा इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है इन टर्म्स को अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके के जो है सवाल जो है आपको आ सकते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अब ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसी ने दी होगी, ठीक है। तो रिपोर्ट देने वाला कौन है? तो ये रिपोर्ट दी है अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट निकाली है। तो ये रिपोर्ट निकालते हैं जीडीपी के ऊपर, ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी की मतलब वो समझो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक साल के अंदर हमने जितनी भी हमारी जो टेरिटरी थी उसके अंदर हमने कितनी प्रोडक्शन की है, ठीक है। उस चीज का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो बाकी देश होते हैं ना, अब इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन भी होती होगी कि कितने, एक साल कितने से कितने तक, ठीक है। मतलब उनका जो एक साल था वो कहां से कहां तक शुरू हुआ। जो तो पूरी दुनिया है ना वो यूज करती है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, इसको ये मानते हैं एक साल, ठीक है। ये इनका नॉर्मल एक साल भी इतना होता है, और इनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये भी इतना होता है, ठीक है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। लेकिन जो हमारा होता है 1 अप्रैल से लेके इंडिया का 31 मार्च तक, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इतने से इतने के बीच में हमने जितने भी प्रोडक्शन करते हैं अपने देश के अंदर या अपने देश की टेरिटरी के अंदर, उसको कहा जाएगा हमारे देश की जीडीपी, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है, जो यूनाइटेड किंगडम था, एक रैंकिंग होती है, ये हर साल रैंकिंग निकालते हैं, ठीक है। तो सारे देशों की उसमें रैंकिंग होती है। तो हम जितने हमारे मतलब के ना 5 शुरू के 5 या 6 हम उन्हीं को कवर करेंगे। तो जीडीपी की रैंकिंग निकाली है, किसने निकाली है? IMF ने, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि यूएसए जो है 1st नंबर पे है, चाइना 2nd पे है, जापान 3rd पे है, जर्मनी 4th पे है, इंडिया 5th पे, और इंग्लैंड जो है वो 6th पे है, ठीक है, 6th पे। इससे पहले इंग्लैंड 5th पे हुआ करता था, और जो इंडिया हुआ करता था वो 6th पे हुआ करता था, ठीक है। तो हमारी जीडीपी कितनी है? जो तो यूएसए की जीडीपी है वो है $23 ट्रिलियन, ठीक है। नेक्स्ट 2nd नंबर पे चाइना आता है, उसकी जीडीपी है 19.9 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन ही मान के चलो, ठीक है, 20 ट्रिलियन है। देन आपका आता है जापान, जापान की है 4.95 ट्रिलियन, तो इसको ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन मान के चलो। देन आपका जर्मनी 4.25, देन इंडिया है $3.53 ट्रिलियन, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कितनी ट्रिलियन है। $3.53 ट्रिलियन है हमारे अब तक, ठीक है, इस साल 2022 में। नेक्स्ट है इंग्लैंड, इंग्लैंड की है $3.37 ट्रिलियन, ठीक है। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं ना उनको पता होगा, या जो बच्चे पहले से करंट अफेयर्स देखते हैं कि ये हमने जो है यूके को जो है पहले भी हमने इसको पीछे छोड़ा था, लेकिन ये जो है दोबारा हमसे आगे चला गया। तो ये हुआ था 2019 में। 2019 में हमने क्या किया था कि यूके को जो है पीछे छोड़ दिया था इसमें, ठीक है। तो इंडिया जो था पहले भी 5th नंबर पे, अभी जो इंडिया की इससे पहले जो पोजीशन थी इंडिया 6th पे था, और जो यूके जो था वो था 5th पे, ठीक है, वो 5th नंबर पे था। लेकिन अभी अभी हमने इसको पीछे छोड़ दिया। यही हुआ था, ऐसा पहले भी हुआ था 2019 में, जब हमने यूके को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2019 के बाद, आप सबको पता है कि 2020 में जो है वो आ गया, पैंडेमिक आ गया, कोविड-19 आ गया, जिस वजह से इंडिया की जो जीडीपी है वो एकदम से नीचे गिर गई, ठीक है। इंग्लैंड की जीडीपी भी नीचे गिरी थी, लेकिन उतना नीचे नहीं गिरी जितना इंडिया की जीडीपी जो है वो गिर गई थी, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये जो है ये हमसे आगे चला गया। लेकिन अगर हम पीछे और पीछे आए ना, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2008 में पहले इंडिया और यूके का बीच का ये वाला जो गैप है ना, अभी जो इतना का चल रहा है 3.53 और 3.37, ये जो पहले गैप हुआ करता था ये ऐसे हुआ करता था कि इंग्लैंड की जीडीपी 3 हुआ करती थी, हमारी मान लो 1 हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या आता है,
ये आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है 2008 के आसपास, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है 2008 के आसपास, और जो पूरी दुनिया की जीडीपी थी ना उस टाइम पे नीचे गिरी थी। सिर्फ जो इंडिया था, ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने ऐसी जो पॉलिसीज जो थी उनको अपनाया था, जिस वजह से क्या हुआ था कि सिर्फ इंडिया उन चंद देशों में से था जिनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद भी जो थी जो लगातार जो था प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जिस वजह से इंडिया एक पूरी दुनिया क्राइसिस में चल रही थी, लेकिन इंडिया जो था वो आगे बढ़ रहा था। जिस वजह से क्या हुआ कि ये 1 और 3 वाला गैप था ना, मान लो हमारी उस टाइम पे 1 ट्रिलियन थी और इनकी 3 ट्रिलियन थी, तो बीच में 2 ट्रिलियन का गैप है, ठीक है। वो जो गैप था इस वजह से कम हुआ 2008 में, जो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज थी ना उनकी वजह से ये जो गैप था कम हो गया, और वो गैप ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो वो जो गैप जो था वो हमने धीरे धीरे कवर कर लिया, उसके बाद आके 2019 तक वो गैप जो था कवर कर लिया, और हम जो है यूके से आगे निकल गए। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और हमारी जो जीडीपी थी एकदम से डाउन चली गई, और यूके की जीडीपी जो थी वो आगे चलती गई। उसके बाद जो आपके जो इकोनॉमिक जो थे क्या कहते हैं एडवाइजर जो थे या रिसर्चर्स जो थे, उन्होंने ये सोचा हुआ था कि ये अनुमान लगाया हुआ था कि हम जो है 2025 तक जो है इसको जो है ओवरकम कर लेंगे, मतलब वापस से 5th रैंक पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने वो जो है चीज 3 साल पहले ही अचीव कर ली। हम 2022 में हम जो है इंग्लैंड से जो है ऊपर चले गए, और जो हम अब की जो हमारी जो जीडीपी है वो चली गई है 3.53, और इंग्लैंड की जो जीडीपी है वो चली गई है $3.37 ट्रिलियन। जीडीपी मैंने आपको समझा दिया है कि जीडीपी क्या होता है। अब ये तो कहना है आईएमएफ का, ठीक है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, उनका ये कहना है। उसके अलावा ये जो जीडीपी की रिपोर्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जीडीपी की जो रिपोर्ट है वो कौन कौन निकालता है, ठीक है। तो 3 एजेंसीज जो है जीडीपी की रिपोर्ट निकालती है। सबसे पहले आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एंड देन आपका यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये तीनों जो है जीडीपी की रैंकिंग निकालते हैं और जो देश होते हैं उनको रैंक करते हैं, ठीक है। जीडीपी आपको समझ में आ गया कि कितनी एक देश के अंदर प्रोडक्शन होगी उसके एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बाकी दुनिया का जो कब शुरू होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपके ये बन गए। नेक्स्ट आते हैं, एक जीडीपी होती है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर, ठीक है। ये होती है कितनी प्रोडक्शन हुई, ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये समझाता हूं आपको क्या चीज होती है। उसमें जो इंडिया का रैंक चल रहा है वो रैंक चल रहा है 3, ठीक है। चाइना है फर्स्ट रैंक पे, यूएसए है सेकंड रैंक पे, 4th पे जापान, 5th पे जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे यूएसए नंबर 1 पे था, क्यों? क्योंकि यूएस में प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो यूएसए नंबर 1 पे। सेकंड में चाइना की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, 19.9 ट्रिलियन है, तो यहाँ पे चाइना सेकंड पे आ जाता है, देन जापान है, देन जर्मनी, देन इंडिया। अब ये जो होती है ना परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि हम एक चीज जो है वो $1 में कितनी खरीद सकते हैं अपनी कंट्री में। फॉर एग्जांपल मान लो यूएसए में हम क्या करते हैं, एक कॉपी खरीदते हैं $1 में, ठीक है। $1 कितना चल रहा है? 80 रुपए का, ठीक है। यूएसए में हमने क्या किया, $1 की एक कॉपी खरीदी, 1 कॉपी कितनी हो गई है? 80 रुपए की, ठीक है। यूएसए में हमने क्या किया, $1 की एक कॉपी खरीदते हैं, वो 80 रुपए की। हम वही कॉपी मान लो उसकी कीमत, जिसकी कीमत 80 रुपए थी, कहां पे? यूएसए में। यूएसए उसी की कीमत मान लो इंडिया में कितनी है? 20 रुपए, ठीक है। तो हम $1 में इंडिया में कितनी कॉपीज खरीद पाएंगे? 4 कॉपीज, ठीक है। 4 कॉपीज 80 रुपए की, ठीक है। तो इसी चीज का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। मतलब उतनी ही रकम में कितनी चीजें जो है हम एक देश में खरीद सकते हैं एज कंपेयर टू उतनी ही पैसे में कितनी चीजें जो है सेम चीज जो है हम दूसरे देश में कितनी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब किसी देश की जो जीडीपी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता, मान लो कि कोई इंसान है, यूएसए का इंसान है, तो वो क्या करता है, एक महीने का $15,000 कमाता है, ठीक है। एक इंसान है वो यूएसए में क्या करता है, $15,000 कमाता है महीने का, ठीक है। वही इंसान इंडिया में जो है, अब एक इंसान इंडिया में है वो $15,000 कमाता है महीने का, ठीक है। अब जो इसका लिविंग स्टैंडर्ड होगा यूएसए वाले का, ठीक है। अब मान लो ये जो है
इसको मान लो, अब ये बंदा जो है इंडिया वाला मानते हैं, ठीक है, इसकी जितनी भी इसको 80 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, जितना भी आएगा, ठीक है, तो उसकी 1 महीने का खर्चा उतना है, या 1 महीने का खर्चा नहीं, सॉरी, 1 महीने की उसकी इनकम उतनी है, ठीक है। अब ये आदमी क्या कर सकता है, इंडिया वाला, ये अफोर्ड कर सकता है कि ये 5 स्टार होटल में जो है वो रह सके, ठीक है, एज कंपेयर टू ये जो ये वाला इंसान होगा ना, अब ये यूएसए में 5 स्टार होटल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। रीजन बीइंग, एक तो 5 स्टार होटल है, कीमत ज्यादा होगी, ठीक है, 15,000 कमा रहा है, तो यहाँ पे उतनी कीमत होगी, ठीक है। ये कॉपी से कंपेयर कर लो, अगर वहां पे $1 की एक कॉपी आ रही थी, तो यहाँ पे $1 में ये वाला इंसान इंडिया वाला 4 कॉपीज खरीद रहा था, ठीक है। अब सेम आते हैं कि इनके लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 5 स्टार होटल में आराम से रह सकता है, ये बंदा जो है 5 स्टार होटल में नहीं रह सकता, ठीक है। ये आराम से जो है अब क्योंकि इसको सिर्फ रहना नहीं है, ठीक है, बाकी जरूरतें भी इसको पूरी करनी है, अपना हेल्थ वगैरह उसका ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया होटल में अपना इलाज करवा सकता है एज कंपेयर टू ये इंसान जो $15,000 कमा रहा है, ठीक है। कमा दोनों सेम रहे हैं, लेकिन यूएसए में रहने की वजह से वहां के खर्चे भी ज्यादा है, ठीक है, और इंडिया के खर्चे कम है, ठीक है। यही चीज होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। मतलब सेम आप कमा रहे हो अलग अलग देशों में रह के, लेकिन आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर आप किसी गरीब देश में रहते हो तो जो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है। वहीं जब आप अमीर देश में रहते हो और सेम अमाउंट में आप पैसे कमाते हो, तो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो कंपैरेटिवली जो है गरीब देश के कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी चीज को कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। और इसका जो बढ़िया एग्जांपल है, लिविंग स्टैंडर्ड से ज्यादा बेहतर जो एग्जांपल है वो कॉपी वाला है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी की कितनी चीज आप जो है परचेज कर सकते हो, उसकी कितनी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है उस चीज को परचेज करने की पावर ज्यादा है। रीजन भी कि $1 80 रुपए का है, कॉपी है 20 रुपए की, हम यहाँ पे 4 कॉपीज खरीद सकते हैं, परचेजिंग पावर ज्यादा है। यूएसए में जो है हम सिर्फ एक ही कॉपी खरीद सकते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर जो है वो कम है, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यूएसए नंबर 2 पे, यूएसए में और भी रीजन बहुत सारे हैं, उसकी अपनी प्रोडक्शन भी तो ज्यादा है, ठीक है, इसी वजह से यूएसए ऊपर है हमसे। लेकिन इंडिया जो है ऑल ओवर द बाकी कंट्रीज से जो है कंपेयर करें तो हम जो है तीसरे नंबर पे आते हैं इसमें, जीडीपी इन केस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। ये टॉपिक भी यहीं तक था। 2 टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं इकोनॉमी के, और एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।